राजधानी के उद्योग भवन में एफटीए पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकास आयुक्त विपिन मेनन ने एफटीए के विस्तार से जानकारी दी और कहा कि आज राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रचुर संभावनाएं हैं, बस उद्यमियों को आगे आकर इसकी जानकारी लेने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान SEZ सहायक आयुक्त पंकज शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। सरकार निर्यात बढ़ाने के साथ आयात को भी आसान करने की कोशिश की जा रही है और इसमें यहाँ राजस्थान के जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको एक जागरूकता के लिए कि एफटीए से किस तरह से उनको लाभ हो सकता है, एक आउटरीच प्रोग्राम या सेमिनार का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे साथ हैं विकास आयुक्त एफटीए विपिन मेनन, इनसे बात करेंगे। मेनन साहब, किस तरह से एफटीए का लाभ राजस्थान के जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको मिल सकता है? आज क्या आउटकम्स रहे सेमिनार के? शुक्रिया। इस सेमिनार में हमारा प्राइमरी मकसद यही था कि हम लोग बताएं कि राजस्थान के जो उद्योग हैं, जैसे कि आपके जेम्स एंड ज्वेलरी हुए, आपके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, आपके टेक्सटाइल्स हो गए, आपके फर्नीचर हुए, इन सब चीज़ों में आप एफटीए में जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं खासकर एग्जांपल लूँ, ऑस्ट्रेलिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारा एक एफटीए हुआ था 2022 में। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इन एफटीएज़ में जो वहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी करते हैं लगता है, वो ज़ीरो हो जाएगा अगर आप थोड़े कंडीशन से और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर आप उसके साथ इंक्लोज कर सके। इसकी वजह से जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा कस्टम्स ड्यूटी का ज़ीरो होने का, और इसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट में। तो हमारा ये फोकस था कि हम राजस्थान के वो सारे प्रोडक्ट्स लें, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, और ये बताएं कि एफटीएज़ में आपको क्या लाभ है और आपको इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर्स उसका फ़ायदा उठा लेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने ये चर्चा की। और हम मानते हैं नोएडा SEZ, क्योंकि नोएडा SEZ में मैं थोड़े बहुत एफटीए नेगोशिएशंस में भी इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आउटरीच करके उनको जागरूक करें इसके बारे में। एफटीए के साथ कितने कंट्रीज़ के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, और इसमें क्या इस मौके में कुछ और नए कंट्रीज़ को जोड़ा गया है? अभी हम लोग अभी हमारे एफटीएस 13 देशों के साथ हुआ है एफटीएस। उसके अलावा हमारे पास प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 6 देशों के साथ है। हम लोग नेगोशिएट करें दूसरे देशों के साथ भी, बट अभी इसके ऊपर कुछ फाइनल परिणाम नहीं हुआ। जैसे होगा आई थिंक आपको पता लगेगा। बट हम लोग जैसे सभी जगह देख रहे हैं, लैटिन अमेरिका में भी देख रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देख रहे हैं, और हो सकता है आगे हम लोग अफ्रीका भी देखें। बट अभी तक उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। बट हम लोग वाणिज्य मंत्रालय उसकी तरफ ध्यान दे रही है। जैसे यहाँ भी आपने सेमिनार में भी ये निकल के आया है कि चाइना अभी भी एक बड़ा कॉम्पिटिटर है ग्लोबल मार्केट में। तो इसके लिए हम ज़्यादा देशों के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ा पाएँ, एक्सपोर्ट बढ़ाने का ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। अभी सरकार का भी अगर रुझान देखा जाए तो, लेकिन साथ ही जो इंपोर्ट है वो भी अगर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकें और यहाँ वैल्यू एडिशन करके फिर उसे एक्सपोर्ट कर सकें, इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है? जैसे अगर आप जनरली बायर से पूछेंगे, सब लोग इंडिया की तरफ बहुत ही बड़े नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है और इंडिया को रिप्लेस करना चाहिए दूसरे बड़े सप्लायर्स का। यही हमारे लिए अवसर है। एफटीएस के थ्रू हमें उन बायर्स को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है, और ये बायर्स हैं यूएस में, यूरोप में और दूसरे देशों में। और ये जब तक हम लोग ऐसे आउटरीचेस नहीं करेंगे, इस अवसर का फ़ायदा हमारे एक्सपोर्टर्स नहीं ले पाएंगे। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट की तरफ नहीं देख रहे, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको एफटीएस को देखना चाहिए कि आप उन देशों से ये कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आप ये चीज़ें ला सकते हैं और आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे हम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एफटीएस का दोनों पहलू देखें, एक एक्सपोर्ट का पहलू और दूसरा सोर्सिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव इनपुट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। एक मेरा आखिरी सवाल है कि सिंथेटिक पर आपने काफ़ी फोकस किया इस सेमिनार में भी, और राजस्थान में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ रिफाइनरी अभी लगने वाली है, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।
तो उसके बाद में जो एंसिलरीज है 300 के करीब इंडस्ट्रीज़ और यहाँ लगेंगी, तो ये फ्यूचर में काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इसको लेकर क्या किस तरह से और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और हम ग्लोबल मार्केट में सिंथेटिक को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, मैं इसमें एक एक्सपोर्ट तो नहीं हूँ पेट्रोकेमिकल्स पे, पर मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि अगर ये रिफाइनरी आ जाती है बलोत्रा में, जो शीघ्र ही आ जाएगी, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनपुट बनाते हैं सिंथेटिक्स के लिए, अगर वहाँ से बहुत ही बड़ा निवेश आता है और लोग इन्वेस्टमेंट करके कुछ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ को बनाते हैं सेक्टर, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे आपको सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के लिए भी काफ़ी मतलब कॉम्पिटिटिव इनपुट्स मिलेंगे। आज इनपुट सिर्फ एक देश के पास ही है, ज़्यादातर जो इनपुट्स हैं, उसी की वजह से ये सिंथेटिक वाले जो प्लेयर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में, वो थोड़ा रिलक्टेंट है क्योंकि ये प्राइसिंग उनको अच्छा प्राइसिंग नहीं मिल रहा डोमेस्टिक मतलब मार्केट से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये रिफाइनरी जैसे आ जाता है और अगर कोई बहुत बड़ा निवेश होता है यहाँ पे, तो ये सिंथेटिक्स मार्केट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया। और जैसे आप जानते हैं कि सिंथेटिक मार्केट ऑलमोस्ट 70% है वर्ल्ड मार्केट का, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसको टैप करें। थैंक यू सर। तो ये हैं मेनन साहब, जिनका कहना है कि सरकार की ओर से एफटीए के माध्यम से द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और यहाँ जयपुर में सेमिनार का उद्देश्य भी यही है कि राजस्थान की भागीदारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।